नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। इस समय दुनिया के सामने एक बड़ा संकट है ईरान-इज़राइल युद्ध का। ये युद्ध कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा, इसके नतीजे क्या होंगे, कोई नहीं जानता है। जी7 की बैठक होने जा रही है और उस बैठक में भी इसकी चर्चा है, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं, वो अपनी राय या अपना समर्थन इज़राइल के साथ रखे हुए हैं। इस लिहाज से आप इज़राइल का पलड़ा भारी मानिए और इज़राइल जिस तरीके से ईरान के भीतर लगातार बमबारी कर रहा है, उसके फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और बाकी गोले बारूद हथियार के ज़रिए जिस तरीके से ईरान के ऊपर हावी है, ज़ाहिर है कि ईरान का परमाणु मिशन जब तक है और इज़राइल को लगता है कि ईरान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की कोशिश में है, तब तक इज़राइल हमला करता रहेगा। उसकी सरकार, उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यही ऐलान है। इस बीच में खतरा एक बड़ा पैदा हुआ है, या एक सवाल आया है कि जिस तरीके से इज़राइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारा, वहाँ के कई कमांडर्स मारे गए और अब ईरान की खुफिया एजेंसी के चीफ को भी मार दिया है। सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या ईरान के निशाने पर इज़राइल के निशाने पर, माफ़ कीजिएगा, ईरान के जो प्रमुख हैं, धार्मिक नेता कहिए या शासन प्रमुख कहिए, आयतुल्लाह खामनेई, वो हैं। क्या खामनेई की जान को खतरा है? क्या खामनेई को मारने की तैयारी में इज़राइल है? ये कुछ बड़े और गंभीर सवाल हैं। इन सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद यशवंत जी, नमस्कार और बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे काबिल समझा और आपके एस्टीम चैनल पे बुलाया है, इनवाइट किया है आपने। नहीं सर, मुझे लगता है कि इस तरह के बड़े मामलों पर, गंभीर मुद्दों पर जिन लोगों की राय बहुत अहमियत रखती है, आप सर उनमें से एक हैं। इसलिए मैंने सर बहुत कोशिश की कि आपसे बात हो जाए और बहुत शुक्रिया आपका कि आपसे समय निकाल के जुड़े हैं। मेरा सवाल वही है सर कि जिस तरीके से इज़राइल अग्रेसिव है, उस बात की परवाह ही नहीं कर रहा है कि किसको मार रहा है। परमाणु वैज्ञानिक हों, 20 से ज़्यादा मार दिए गए, 9 से ज़्यादा जनरल मार दिए गए। ईरान की खुफिया एजेंसी यानी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ को मार दिया गया। अब कहा ये जा रहा है कि चूंकि अमेरिका ने वीटो कर दिया है खामनेई को मारने के लिए, इसलिए इज़राइल नहीं मार रहा है। लेकिन क्या सर इतना भर काफ़ी है खामनेई को निशाने पर लेने के लिए इज़राइल के लिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इज़राइल इससे आगे बढ़ के और खामनेई की हत्या करा सकता है? यशवंत जी, देखिए, बहुत अच्छे मुद्दे आपने उठाए हैं और उसके उत्तर में मैं शॉर्ट एंड सिंपल आंसर देता हूं कि आज के दिन में ये जो लड़ाई अभी शुरू तो हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, अभी यहाँ तक जो पहुंचा है, वर्स्ट क्या है, सबसे जो भयानक खतरनाक चीज़ है, क्या हो सकता है? मेरे विचार के मुताबिक आयतुल्ला खमैनी साहब की जो देहांत या एसेसिनेशन सबसे वर्स्ट है। क्या हुँ, इसको अचीव करने के लिए काबिल है? हुँ, इज़राइल का अगर इंटेलिजेंस एजेंसी को आप स्टडी करेंगे, एक मैं खुद ही एक जियोपॉलिटिक्स स्टूडेंट हूँ, इन चीज़ों में रुचि रखता हूँ। सर। तो मोसाद जो है, ईरान के जो आर्किटेक्चर है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव इस्लामिक रिपब्लिक का जो आर्किटेक्चर, द शरिया लॉ का जो आर्किटेक्चर है, उसके अंदर वो घुस चुके हैं काफ़ी गहराई में। हुँ, अभी हुँ, नहीं, काफ़ी साल पहले। और उनका इरादा यही है कि ये जो उनका लीडरशिप है, एक-एक करके वो असैसिनेट करते जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज़ करते जा रहे हैं। अगला बारी जो हो सकता है, आयतुल्ला खमैनी साहब का नंबर पड़ेगा। हुँ, क्या वो नंबर पढ़ने से उनका इरादा हासिल कर सकते हैं? तो क्या है इरादा? इरादा को समझने के लिए हम अपने व्यूअर्स को कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था यूएसए में, 1997 जहाँ तक मेरे को याद है, हुँ, 97 में ये नेतान्याहू साहब एक मेंबर थे उस डॉक्यूमेंट का, जो कमिटी थी, उसमें काफ़ी सारे सिलेक्टेड सेनेटर्स, कांग्रेसमैन थे और उस डॉक्यूमेंट का नाम, जितना मेरे को याद है, उसको कहते थे क्लीन ब्रेक। हुँ, क्लीन ब्रेक का जो नाम है डॉक्यूमेंट, उसका मीनिंग ये था कि मिडल ईस्ट के जो नक्शा है, मिडल ईस्ट के मैप में
पैलेस्टाइन के लिए कोई जगह, ये जो बोलते हैं ना टू नेशन थ्योरी, हम्म। अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी अगर आप स्टडी करें, वो कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। हम्म। उनका फॉरेन, मिडिल ईस्ट का जो फॉरेन, आज के दिन में मैं ये कह के मेरे को ही बड़ा शर्म लग रहा है, होप इट इज नॉट करेक्ट। आप देखो ना, वो बोल रहे हैं 2022 को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी उन्होंने निकाला, उसमें बहुत कड़ी भाषा से लिखा हुआ है कि अमेरिका का एक अहम दुश्मन है जिसको सारे उनके नॉलेज और विजडम जो है इसमें अप्लाई करना चाहिए, टू कंटेन, टू काउंटर एंड टू कंटेस्ट। वो दुश्मन है चाइना। अरे भाई, चाइना अगर है तो उन्होंने इंडो पैसिफिक को, वही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिवाइव किए 2017 को। पहले स्टार्ट हुआ था 2005-7 सात को, जब अबे साहब आए थे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। लेकिन बीच में एक डोरमेंट फेज आ गया था जिसको डोनाल्ड ट्रंप खुद ही उसको इम्पेटस दिए हैं। तो हम्म। इतना सब कुछ व्याख्या करने के बाद, नेशनल रिजॉल्व को पूरा प्रोनाउंस करने के बाद, आज देखिए क्या हो रहा है। उन्होंने बोला था 24 घंटे में लड़ाई बंद करेंगे रूस और यूक्रेन। क्या कर हम्म। पाए? कुछ 5 महीने होने जा रहा है। क्या हमास और जो इजराइल का लड़ाई बंद कर, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये यूएस जो है एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर, काफी नए नए सर, रूप। यहाँ यहाँ एक एक सवाल, चूंकि आप बहुत सही जगह पर चर्चा लेकर के आए हैं। अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका जो कुछ कहता है वैसा करे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा था कि हम आपके न्यूक्लियर इशू को लेकर के बात करना चाहते हैं, और यह बातचीत होने होने को थी, उससे पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब अगर अमेरिका ने वीटो लगा रखा है कि आपको खामनेई को नहीं मारना है, ये कहने के लिए है, और इस बात से ईरान निश्चिंत हो जाए कि नहीं, अमेरिका ने वीटो लगा रखा है, खामनेई को नहीं मारेगा इसराइल, और वो निश्चिंत होकर के बैठे तभी तक, तब तक इसराइल मार दे। तो ये खतरा भी तो है सर, अगर अमेरिका के कहे के मुताबिक नहीं हो रहा है, अमेरिका जो कहता है और करता है दोनों में फर्क है, तो अमेरिका के वीटो लगाने और खामनेई के मारे जाने में भी तो सर फर्क हो सकता है कि ये तो एक दिखावा हो या भ्रम हो। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं 16 आना बिल्कुल सही। मैं तो कह रहा हूँ खतरा नहीं, बल्कि यही होने जा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि होप आई एम नॉट करेक्ट। ये होना नहीं चाहिए, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, यही होने जा रहा है। ये एक ड्रामा है, ये एक नौटंकी है। आज के दिन में नेतान्याहू, कल परसों में फ्लाई कर रहा था, यूएसए से आ रहा था। हुँ, उनका तो कहीं वो छुट्टी काट रहे हैं, छुट्टी छुट्टी लेके इधर उधर घूम रहे हैं, वो दिखावा के लिए। हुँ, 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 इन्हीं के बेहाजिर में हमला शुरू हो गया। अरे भाई, कैसा हो सकता है हमला? तो ये एक टैक्टिक्स होता है, पॉलिटिकल ग्लोबल लीडरशिप जो है दिखाना चाहता है कि नहीं यार, सब एवरीथिंग इज फाइन। बट हुँ, मेरे अंदाज के दो वर्स्ट, इसलिए मैंने आपका जो पॉडकास्ट है मैंने शुरू किया था, सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है? वर्स्ट यही है, ईरान का जो लीडरशिप है, हुँ, या हुँ, हुँ। खामेनी साहब की देहांत या असैसिनेशन, सबसे वर्स्ट। उसके लिए ईरान को तैयार रहना ना, क्या जी। ईरान तैयार है? हाँ, ईरान का जो प्राइमरी, जो सेकेंडरी, या टॉप लीडरशिप, मिडिल रंग और लो लीडरशिप का एक आर्किटेक्चर बना हुआ है। कौन, एक का मृत्यु के बाद दूसरा कौन आएगा, ये पूरा उन्होंने पूरा सेट कर रखे हैं। और अभी आप और मैं जब बात कर रहे हैं, आयतुल्लाह सर, खमेनी बंकर में कोई ये है, उनके फैमिली शिफ्ट हो चुके हैं रशिया में, और काफी सीनियर लीडरशिप के फैमिलीज को फ्लाई इन किया गया है रशिया, अलग अलग देशों में चले गए हैं। ये लड़ाई इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। उनका सर क्या है? अंदेशा इसलिए है, मैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ बीच जी। में आपको टोक रहा हूँ, क्योंकि इज़राइल इतना आक्रामक देश है। वो कहता है कि मेरे वजूद पर कोई भी खतरा है, तो वो खतरा जब तक है, तब तक हम उसको खत्म करने के लिए लगे रहेंगे। सर, 2-3 केस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि पजेश्किन का शपथ ग्रहण चल रहा था, और ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया था, जो हमास का हेड हुआ करता था। इतना शार्प सा टारगेट किया गया कि कमरे में वो था, कमरा उड़ा, आस-पास की कोई दीवार नहीं टूटी। उनके पास इतनी खबर थी, जो एटॉमिक साइंटिस्ट ईरान के थे, उनके बारे में जानकारी थी, कौन कहाँ है, कब उड़ा सकते हैं, उनके जनरल कहाँ हैं, उनको कब मारें, कैसे टारगेट करें, और मार दिया। साइंटिस्ट जितने भी उस न्यूक्लियर प्रोग्राम में लगे हुए थे, मार दिया। अब सर, अगर खामनेई को मार देता है, तो ईरान से लीडर लेस हो जाएगा। अभी आज की तारीख में ईरान के पास कोई खामनेई के कद का बड़ा लीडर है ही नहीं। आपका आर्मी चीफ मार दिया गया, आपका खुफिया एजेंसी का चीफ मार दिया गया, आपके एटॉमिक प्रोग्राम के जितने भी साइंटिस्ट थे मार दिए गए। अगर आपका धार्मिक नेता भी, सबसे बड़ा नेता भी मार दिया जाता है, तो ईरान सर हेडलेस हो जाएगा। फिर उस देश का क्या हो सकता है? इसलिए मैं सर खामनेई की हत्या को लेकर के आशंका जता रहा हूँ, और ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि इज़राइल का अप्रोच सर बहुत एग्रेसिव है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस मैं संक्षेप में ये बता देता हूँ कि इज़राइल और अमेरिका, आप G7 कंट्रीज़ का भी नाम लिए हैं, इनका भी समर्थन है। ये नहीं चाहते हैं कि ईरान जैसे देश मिडल ईस्ट में कंटिन्यू करें। इसको ये जला देना चाहते हैं, इसको बिल्कुल ही एकदम ध्वंस करना चाह रहे हैं। क्या उसको ध्वंस करने से ये मिडल ईस्ट में या अरेबिक लैंड में उनको पीस आ पाएगा? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मुझे मेरा स्टडी और रिसर्च ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको ये प्री 79 एरा पे ले जाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी लाना हम्म। चाहते हैं। और डेमोक्रेसी में ये जो हर एक इस्लामिक रिपब्लिक का जो शरिया लॉ है, ये शरिया लॉ को बंद करना चाह रहे हैं। और लोगों के आप अभी इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं, मेरे पास इनपुट भी आ रहे हैं, ईरान के अंदर उनके आयतोल्ला खमेनी का जो लीडरशिप और जो कंप्लीट हायरार्की है, इसके बरखिलाफ देश के अंदर एक सिविल वॉर की एक वातावरण पैदा होना शुरू हो गया है। ईरान के हम्म। अंदर लोग इसको खंडन कर रहे हैं कि ये जो लीडरशिप और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बहुत नकारात्मक है। ये देश का आज के 21st सेंचुरी में आगे जो प्रोग्रेसिव आइडियाज और आइडियल्स के साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये उनका जो ऑब्जेक्टिव के साथ एक रिवोल्यूशन धीरे धीरे पैदा होने लगे हैं। उसका अलग अलग प्रोविंस ज्यादातर मेरे पास आ रहा है, 5 या 6 प्रोविंस में जैसे आग फैलता है ऐसे फैलने लगा है। और आने वाले चंद हम्म। दिनों के अंदर मुझे ये लग रहा है जैसे अरब स्प्रिंग हुआ था ट्यूनिसिया में 2011 को, इसी तरह कहीं हम्म। ये ना हो कि सोशल मीडियम के माध्यम से ये इजराइल और यूएसए और बाकी चंद कंट्रीज में जुड़े हुए हैं, जैसे आप फ्रांस का, सॉरी, यूके का जो जहाज आ चुका है, पहुंच गया है, ये सब जुड़े हुए हैं। धीरे 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 ये नाटो फोर्सेस सब मिलजुल के ईरान के खिलाफ लड़ाई करने जा रहे हैं। लेकिन ईरान का क्या है डिफेंसिव मेजर? क्या डिफेंसिव मेजर में जिसको हम कहते हैं ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन, ये इजराइल भी यूज करता है, ईरान भी यूज करते हैं। ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन क्या है? ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन में एक ऑक्टोपस का टेंटिकल होता है, तो इसका भी हुतीज, हमाज, हम्म। हिजबुल्लाह और एक एच से नाम हिजबुल्लाह। है कुछ हसीब साइद, ऐसा कुछ चार है, चार एच है। हम्म। ये हम्म। डिस्टेंस ज्यादा होने के नाते इजराइल और ईरान के बीच में 1800 से लेके 2000 किलोमीटर का वक्फा, जो डिस्टेंस होने के नाते ये टेंटिकल्स के जरिए से इजराइल के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हैं। ईरान का क्या मेन मुद्दा है? वो नहीं चाह रहे इजराइल जैसे यहूदी कल्चर अरब लैंड में एग्जिस्ट करे। और ईरान क्या चाह रहा है, सॉरी, इजराइल क्या चाह रहा है? इजराइल कह रहा है कि ईरान जैसे उनका दुश्मन है, ये अरब लैंड में नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ दो तीन चीजें जो है उभर के आते हैं। नंबर एक, हम्म। क्या यूएसए और यूके के अलावा कोई और देश है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं? यूएसए और यूके के अलावा बहुत सारे देश हैं। सपोर्ट करने का दो तीन कारण है। इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन पूरा विश्व में फैल रहा है, नंबर एक। आईएसआई, जो आईसिस हम्म। जिसको बोलते हैं, इसके साथ ये जुड़े हुए हैं रेडिकलाइजेशन के साथ। सबको डर ये है आज के दिन में यूएस के अंदर आईसिस ऑलरेडी घुसपैठ कर चुका है। इसी तरह कंप्लीट यूरोप में डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो रही है। सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वो बढ़ती जा रही है। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये मिडिल हम्म। और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से माइग्रेट हो रहे हैं। इसको बोर्ड पीपल के नाम से बुलाया जाता है। और चौथी जो चीज है, हम्म। नहीं चाहते हैं कि एक इस्लामिक कंट्री के पास कोई न्यूक्लियर हथियार हो। इसीलिए दो मुद्दों के साथ जो मीटिंग हो रहा था ओमान में, एक मुद्दा वो सामने हम्म। लाए थे कि ये किसी भी तरह ईरान को न्यूक्लियर स्टेटस नहीं होने देंगे। लेकिन मैं एक हम्म। स्टूडेंट होने के नाते, आप 2000 के अगर न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ेंगे, सर, इतनी मैं एक सवाल, मेरा एक सवाल सर आपसे है। अभी आपने स्प्रिंग रिवॉल्यूशन का जिक्र किया, 2011 में ट्यूनीशिया में वो चला। एक जन आक्रोश था वहां की सत्ता के खिलाफ, वो लीबिया गया, वो यमन गया, और वो आखिर में सीरिया तक आ गया। यानी कि देश के भीतर लोगों का सत्ता के खिलाफ जो आक्रोश था, उसी आक्रोश को पनपा करके फैला करके वहां का तख्तापलट कर दिया गया। आप कह रहे कि ईरान में भी इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान के भीतर वहां की जो सत्ता है, उसके खिलाफ जो आक्रोश है, लोगों का जो गुस्सा है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में महिलाओं के हिजाब को लेकर के ही इतना आंदोलन चला, उसके आगे इतने लोग मारे गए, महिलाओं के ऊपर इतना जुल्म हुआ है कि उस सत्ता के खिलाफ ईरान के भीतर भी लोगों में एक नाराजगी है। नाराजगी से सर शब्द थोड़ा सा आसान है, लेकिन बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। आक्रोश है, क्या करेक्ट, जो आक्रोश जो बिल्कुल सही। आक्रोश है,
तो यह जो सर इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम ईरान की जनता की बेहतरी के लिए चाहते हैं कि आप इस सत्ता को हटाओ। तो आपने एक इशारा किया कि जो पहली सरकार थी 1979 के पहले, यानी कि शाह पहलवी वाली, और शाह पहलवी के खानदान के लोगों के साथ इज़राइल अमेरिका के संपर्क और संबंध लगातार बने रहे हैं। बने तो रहे। क्या करेक्ट। इस सरकार को हटा करके अभी जो इस्लामिक सत्ता है वहाँ की, खामनेई की, उसको हटा करके किसी तरीके से खत्म करके और जो पुरानी सत्ता थी उसको बहाल करके अपने साथ ईरान को जोड़ना चाहता है वेस्ट और इज़राइल? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। यही मैं कहता हूँ, ये जो ओमान में उनका जो मीटिंग चल रहा है, 1 दिन के लिए सस्पेंड हो गया था, फिर दोबारा शायद स्टार्ट होने जा रहा है अभी। उसमें उन्होंने एक चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये न्यूक्लियर स्टेटस किसी भी तरह नहीं होने देंगे। दूसरा जो स्टेटस है, जो कहते नहीं है, अनस्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, वो चाहते हैं कि ये हुँ, हुँ। रेज़िम चेंज किसी भी हालत में करना है। रेजिम चेंज में आयतुल्ला खमैनी जब तक बैठा रहेगा तब तक ये इस्लामिक रिपब्लिक का शरिया लॉ को वो चेंज नहीं करेंगे। ये लाना चाहते हैं एक दूसरा, जैसे प्री 79 वाला उनके पास ऑलरेडी तैयार है, बाय द हुँ, वे। मैं बता हुँ, रहा हूँ। हुँ, है, है। नाम मैं नाम नहीं लूँगा। मैं चंद एक कुछ काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट होने के नाते चंद एक चीज़ें मैं बोल नहीं सकता हूँ। ऑलरेडी उनके पास सिलेक्टेड लीडरशिप है। वो चाह रहे हैं आयतुल्ला खमेनी का असैसिनेट करके इस आदमी को, व्यक्ति को उधर बिठाए, और ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये किसी भी तरह चालू हो। और इस चीज़ का जो नतीजा है, ये है कि 3-4, एक इकोनॉमिक, एक है आपका जियोपॉलिटिक्स, और तीसरा एक है मिलिट्री। ये तीनों चीज़ों का जो बुरा असर है, इकोनॉमिक के वजह से क्या होगा, तेल का प्राइसेस खूब बढ़ जाएँगे। बढ़ना शुरू हो गया है। आप देखेंगे स्टॉक प्राइसेस हो अभी गया। हुँ, हुँ, है ना, हुँ। नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे जो जियोपॉलिटिक्स का जो चर्न है, ये लड़ाई ऐसा जगह पे हो रहा है, ऑक्टोपस का जो माथा बोलते हैं ना, सिर, वो है ईरान। हुँ, हुँ। आप सिर के ऊपर सीधा स्ट्राइक कर रहे हो, उसको बर्बाद करने के लिए, पूरा नष्ट करने के लिए। अगर सिर को आप बर्बाद कर देंगे, क्या ईरान, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हमारे व्यूअर्स को, क्या ईरान एक देश की हैसियत से विल इट स्टॉप एग्जिस्टिंग एज अ कंट्री? नो। हुँ, ईरान कोई हुँ, हुँ। छोटा-मोटा देश नहीं है भैया, ये पुराने टाइम में उसको पर्शियन, इसका एक सुपर पावर हुआ करता था। हज़ारों साल पहले एक सुपर पावर के बराबर मानते थे इसको। एक ओटोमन एम्पायर और एक पर्शियन एम्पायर होता था ये। तो वो जो उनका ईगो है, लोगों के बीच में जो आक्रोश आप बोल रहे हैं, ऑन वन हैंड आई एम सेइंग कि ईरान के अंदर आक्रोश की वजह से सत्ता परिवर्तन की तरह आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही जब कोई देश के खिलाफ कोई एक लड़ाई होती है, तो उस देश में एक यूनिटी पैदा होता है। आप देखिए हिंदुस्तान के ऊपर हुँ, जब 26 हमारे सिविलियंस का डेथ हुई, वहाँ पे मर्डर किया गया ब्रॉड डे में, कार्नेज, पहलगाम कार्नेज की वजह से देश के अंदर इतना आक्रोश था। पाकिस्तान को हुँ। वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक-एक कोई भी आदमी हो, सब जुड़ गए थे। इसी तरह ईरान के अंदर ये भी एक फोर्स है जो आज के दिन में सत्य को सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। एक अमेरिका और वेस्टर्न अलायंसेस किसी भी तरह रेजिम चेंज करने की उनका मुद्दा है, लेकिन देश के अंदर एक यूनिटी ऐसा एक बढ़ती जा रही है, जो इसको मुकाबला करने लायक आगे की तरफ कदम रखते जा रहे हैं। और कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये टाइम विल टेल अस। दैट इज ऑल आई कैन ये से। अलग का मामला है, लेकिन मेजर जनरल सुधाकर जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो पश्चिमी देश हैं, वो इज़राइल के ज़रिए ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। और जैसे वहाँ के परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, जनरल मारे गए, खुफिया एजेंसी के चीफ मारे गए, ख़ामनेई को भी मारा जा सकता है। और ईरान के भीतर ईरान के लोगों को अपने साथ जोड़ करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसको हम कहेंगे डेमोक्रेटिक सेटअप है। ईरान के लोगों की मर्ज़ी से वहाँ की शासन व्यवस्था तैयार की गई है और दुनिया को ये बताया जाएगा कि जो पुरानी व्यवस्था थी, कट्टरपंथी इस्लामिक, उस व्यवस्था से ये खुली हुई उदार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने दी है। और ईरान दुनिया के बाकी देशों की तरह ही एक स्वतंत्र और अपनी सोच का देश है, जिसके लोग अपने मुताबिक चल सकते हैं। लेकिन खबर एक लाइन के सुधाकर जी यही कह रहे हैं कि किसी भी वक्त ईरान के भीतर वहाँ के नेता खामनेई को इज़राइल टारगेट कर सकता है और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर सत्ता बदल की तैयारी चल रही है। और जी7 भी उसकी एक बुनियाद है, या कहिए कि जी7 में उसकी तैयारी हो सकती है, वहाँ से उसको मैसेज दिया जा सकता है। कमोबेश सर यही है? सर ऑल टुगेदर यही मान लें हम?
बिल्कुल, बिल्कुल यशवंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसका एक बुरा असर पड़ेगा हिंदुस्तान के ऊपर और आप और मैं दोनों हिंदुस्तानी होने के नाते हमें सबसे चिंता होना चाहिए, क्या इसका बुरा असर पड़ सकता है हिंदुस्तान के ऊपर? इसके बारे हुँ, में थोड़ा-सा चर्चा करना निहायती आवश्यक है। बीच में पाकिस्तान जैसा देश है, इसको यूएस एक सुपर पावर उसको सपोर्ट करने अचानक सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। अचानक हुँ, 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 ऑपरेशन सिंधु के दौरान आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रम्प उसको आउट ऑफ द ब्लू मतलब वो अपने सीमा के सहलाने बाहर लगते हैं। जाके सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो इसका हुँ, क्या है नतीजा क्या है कि भारत को जागृत रहना है, चौकस रहना है। ऐसा माहौल में कुछ भी हो सकता है। ईरान के पास हर किस्म की मिसाइल मैं कोई ये प्रोग्राम थोड़ी देर पहले दे रहा था, 5 मिलियन के करीब-करीब उनके पास मिसाइल्स हैं। वो मिसाइल आपके पास बैलिस्टिक, क्रूज़ मिसाइल और हाइपरसोनिक। ज़्यादातर आपका हुँ, उनके पास हाइपरसोनिक है जो रडार डिटेक्शन को अवॉइड करके दुश्मन हुँ, के हुँ, इलाका में हिट कर सकता है। तो इसको ऊपर निगरानी निगरानी रखना निहायती आवश्यक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स और यूएवीज उन्होंने डेवलप किया है। जब से ये सैंक्शन इम्पोज़ हुआ है ईरान के ऊपर, बहुत मात्रा में, चाहे वो सी पावर हो या उसका एयर पावर हो या उसका स्पेस पावर हो, हर एक चीज़ में उनके पास काबिलियत बढ़ी है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत का इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल एंगल से, एक है चाबहार पोर्ट और हुँ, दूसरा है जो हमने वो बना मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर आईएनएसटीसी, हुँ, जो 7,200 हुँ, किलोमीटर चाबहार से लेके अफगानिस्तान होके सीधा रशिया और यूरोप की तरफ जाता है। ये जो रूट हमने बना रखा है या अभी प्रोग्रेसिवली डेवलप होते जा रहा है, तो इसके ऊपर बहुत आँच पड़ सकता है, बहुत उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा जो कि भारत के खिलाफ वो एक क्यों आईएनएसटीसी क्यों हम बना रखे हैं? ये चाइना का जो हुँ, बीआरआई प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए। चाबहार बिल्कुल, पोर्ट बिल्कुल। चाबहार पोर्ट को हम डेवलप इसलिए कर रहे हैं देखिए नेतान्याहू और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बीच में बात भी हुई है। मैं यूएसए में था, मेरे पास किसी ने खबर दिया, उनके दोनों के बीच में बात हुई है। हमारे जो लीडरशिप हैं, मेरे समझ के मुताबिक ये आया है, मेरे एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग उन्होंने क्लियरली बोला है नेतन्याहू साहब को, लड़ाई सब कुछ करो लेकिन डिप्लोमेसी डायलॉग के ज़रिए से इसको समाप्त करिए, डी एस्केलेट करना निहायती आवश्यक है। सँभालने की कोशिश की एक जानी चाहिए। हाँ, हुँ, एक चीज़ उन्होंने गहराई में बताया है कि चाबहार पोर्ट इंडिया का इंटरेस्ट है। इसके ऊपर कोई बाधा नहीं पड़ना चाहिए, कोई आपकी काइनेटिक मीन्स का कोई अटैक नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि इज़राइल उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन चाबहार पोर्ट से एक रेलवे लाइन बनता है 675 में गया था मेरे सर्विस के टाइम 675 या 775 किलोमीटर्स ये हुँ, अफ़गानिस्तान के आस-पास दिलार जहाँ से नेशनल हाईवे स्टार्ट होता है। ये रेलवे लाइन भी ईरान ने शुरू कर दिया है। उम्मीद है दिसंबर 2025 तक इसको खत्म कर देगा। तो इसके ऊपर भी कोई आँच नहीं पड़ना, ये मेरे ख्याल से हमारे लीडरशिप नेतान्याहू को बताए होंगे। सो ये 2 चीज़ें मेन चीज़ें हैं। तीसरा चीज़ जो है आईमेक, आईमेक का जो अंडरग्राउंड टनल और उसके बाद यूएई होते हुए हुँ, जो हाइफ़ा की तरह हाइफ़ा से आगे यूरोप की तरफ जो जाना है, ये जो डेवलपमेंट है, लोग कहते हैं और लिटरेचर बहुत कहता है 75% इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी ग्राउंड में एग्जिस्ट है। 25% उसको लिंक करना है, जोड़ना है। फिर मल्टी मॉडल सी से आपका लैंड, लैंड से ट्रेन से आपका बाय ट्रक एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये तब हो पाएगा जब ये लड़ाई बंद होगी और लास्ट में मैं हुँ, कहता हूँ इंडिया में भी मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी हाई परसेंटेज है। हुँ, इसके हुँ, हमारे पास शिया और सुन्नी हैं, मेजॉरिटी हम सुन्नीज़ हैं हमारे देश में, लेकिन शिया पॉपुलेशन जो ईरान के साथ तालमेल उनका जो प्रथा, कल्चर, जो रीति-रिवाज ये फ़ॉलो किया जाता है, लेकिन हमारा देश सेक्युलर मानते हैं लोग, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रेडिकलाइज़ेशन का जो अहम पहलू हैं, वो दिखने मिले हैं। हमें थोड़ा-सा चौकस रहना पड़ेगा, देश को चौकन्ना रहना पड़ेगा, भारत को सजग रहना एब्सोल्यूट पड़ेगा। हाँ, जनरल सुधाकर जी बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि बहुत ही वोलेटाइल कंडीशन है दुनिया में और अलग-अलग मोर्चों पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। रूस-यूक्रेन का है, अब इराक-इज़राइल के बीच में है और भारत के बहुत सारे हित ईरान में हैं। चाबहार पोर्ट से एक अलग कॉरिडोर जाता है, इसको नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। भारत का सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप के बीच में व्यापार करने के लिए जो बहुत बड़ा ज़रिया है, वो यही है। भारत का भविष्य यही है, ईरान में वो है। इसलिए ईरान में जो कुछ भी होता है उससे भारत प्रभावित है। आज की तारीख में भारत राजनयिक और कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत फूँक-फूँक के चल रहा है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जैसे सुधाकर जी ने कही है
कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए इजराइल के जरिए पश्चिमी देश आमादा हैं और किसी भी वक्त खामनेई की हत्या की जा सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू यशवंत जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।